जब हम एक चट्टान और एक पेड़ को देखते हैं तो हम तुरंत जान जाते हैं कि कौन जिंदा है, पर ऐसा क्यों है? आखिर वो कौन सी एक अदृश्य चीज है जो बेजान चीजों में जान डाल देती है? आज हम इसी रहस्य को समझने के लिए एक सफर पर निकलेंगे और उस ऊर्जा और पदार्थ के बहाव को देखेंगे जो हम सबको चलाता है। पहली नजर में ये सवाल काफी आसान लगता है ना? जिंदा चीजें हिलती हैं, बड़ी होती हैं, खाना खाती हैं। लेकिन जब हम थोड़ा और गौर करते हैं तो जिंदगी की परिभाषा थोड़ी धुंधली होने लगती है। चलिए देखते हैं कि हमारी पहली सोच कहाँ गलत हो सकती है। सोचिए, एक कुत्ता दौड़ रहा है। साफ है कि वो जिंदा है, लेकिन अगर वही कुत्ता सो रहा हो तो तब भी हम जानते हैं कि वो जिंदा है। शायद हम उसकी हल्की हल्की सांसों को देखते हैं। इससे ये तो पता चलता है कि जीवन का असली संकेत सिर्फ आंखों से दिखने वाली हलचल नहीं है। ये कुछ और गहरा है, कुछ ज्यादा बुनियादी है, जो हमें सीधे सीधे नजर नहीं आता। तो फिर असली जवाब क्या है? देखिए, जीव विज्ञानी बताते हैं कि जीवन का असली संकेत एक ऐसी दुनिया में छुपा है जिसे हम देख नहीं सकते। ये है आणविक गति, यानी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। हमारे सेल्स के अंदर लगातार होने वाली एक हलचल। असल में यही वो गतिविधि है जो जीवन को परिभाषित करती है। इसे ऐसे समझिए, हमारा शरीर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है और हमारा वातावरण लगातार उसे तोड़ने की कोशिश करता रहता है। तो अगर ये अंदरूनी मरम्मत करने वाली टीम, ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट लगातार काम ना कर रही होती तो हम बस बिखर जाते। तो ये जो लगातार गति है ना, यही जीवन और खत्म होने के बीच की एक लाइन। अब इस लगातार चलती रहने वाली मरम्मत के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? यहीं पर जिंदगी का पेड़ दो बड़ी बड़ी शाखाओं में बढ़ जाता है, जिनकी रणनीतियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ हैं ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे पौधे जो सूरज की रोशनी से सीधे खाना बना लेते हैं। और दूसरी तरफ हैं हेट्रोट्रॉफ्स, यानी हम और बाकी सारे जानवर, जो जिंदा रहने के लिए इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स की बनाई हुई एनर्जी पर निर्भर करते हैं। इस ग्रह पर जीवन का ये एक बुनियादी संतुलन है। तो चलिए अब कहानी के अपने हिस्से पर ध्यान देते हैं, यानी हम हेटेरोट्रॉफ्स पर। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के अरबों खरबों सेल्स के लिए ईंधन कैसे बनता है? ये एक बहुत ही कमाल की और जटिल प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से शुरू होती है। इंसानों में ये एक लंबी ट्यूब होती है जिससे आहार नली कहते हैं, जो खास तौर पर खाने को अंदर लेने और उसे प्रोसेस करने के लिए ही बनी है। पाचन का मकसद सीधा सा है, खाने में मौजूद बड़े और जटिल मॉलिक्यूल्स को छोटे, इस्तेमाल करने लायक टुकड़ों में तोड़ना। ये काम एंजाइम्स की मदद से होता है, जो छोटी छोटी कैंचियों की तरह इन मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर्स जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स में काट देते हैं, जिन्हें हमारे सेल्स सोख सकते हैं। अच्छा, एक बार जब हमारे पास ये सिंपल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं तो हमें उनसे एनर्जी निकालनी होती है। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन यानी श्वसन कहते हैं, और इसे करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना। ऑक्सीजन के साथ होने वाले रेस्पिरेशन में बिना ऑक्सीजन वाले रेस्पिरेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। देखिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी निकालने के कई रास्ते हैं। सभी एक ही पहले कदम से शुरू होते हैं, लेकिन फिर एक बहुत अहम मोड़ आता है। क्या ऑक्सीजन मौजूद है? अगर नहीं तो हमें बस थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो वो मॉलिक्यूल पूरी तरह से टूट जाता है, जिससे एनर्जी का एक बड़ा धमाका होता है। यही वजह है कि सांस लेना इतना जरूरी है। तो ये जो एनर्जी निकलती है उसे एटीपी नाम के एक खास मॉलिक्यूल में पैक किया जाता है। आप एटीपी को सेल की एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझ सकते हैं। जब इस सेल को कोई काम करना होता है तो वो एनर्जी के लिए एक एटीपी का इस्तेमाल करता है और फिर उसे दोबारा चार्ज कर लेता है। ठीक है, तो हमारे सेल्स ने एटीपी के रूप में एनर्जी बना ली। लेकिन एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। हमारे शरीर में खरबों सेल्स हैं। हम इस एनर्जी और ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाते कैसे हैं? देखिए, छोटे एक सेल वाले जीवों के लिए यह आसान है। जरूरी चीजें सीधे बाहर के माहौल से अंदर आ सकती हैं। लेकिन बड़े जीवों में ज्यादातर सेल्स तो बाहरी दुनिया से बहुत दूर होते हैं। उन तक चीजों का धीरे धीरे पहुंचना काफी नहीं होगा। हमें एक हाईवे सिस्टम की जरूरत है। कितना धीमा होगा? अंदाजा ये है कि अगर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र न होता तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हमारे फेफड़ों से हमारे पैर के अंगूचे तक पहुंचने में 3 साल लग जाते। जी हां, पूरे 3 साल।
इस समस्या का जो समाधान है वो शानदार है, हमारा परिसंचरण तंत्र। हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है, एक ऑक्सीजन टैक्सी की तरह काम करता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को उठाता है और सेकंडों में पूरे शरीर में पहुंचा देता है। और यहीं पर पौधों और जानवरों के बीच एक बुनियादी फर्क साफ दिखता है। जानवरों के पास एक हाई प्रेशर, तेज रफ्तार वाला सिस्टम होता है जो उनकी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करता है। वहीं पौधों की एनर्जी की ज़रूरतें बहुत कम होती हैं, इसलिए उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत धीमे और एनर्जी बचाने वाले होते हैं। दो अलग अलग लाइफस्टाइल के लिए दो बिल्कुल अलग समाधान। अच्छा, एनर्जी बनाने और इस्तेमाल करने के इन सारे प्रोसेस में जहरीला कचरा भी तो पैदा होता है। तो अब सवाल ये है कि जिंदा चीजें इस कचरे से कैसे निपटती हैं? इंसानों में ये काम मुख्य रूप से हमारी किडनी यानी गुर्दे करते हैं। जैसे जैसे हमारे सेल्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वे यूरिया जैसे जहरीले बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यूरिन यानी पेशाब बनाने का मकसद ही इन जहरीले पदार्थों को खून से छानकर शरीर से सुरक्षित बाहर निकालना है। हर किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम की लाखों छोटी छोटी फिल्टर यूनिट्स होती हैं। ये लगातार खून को साफ करती हैं, कचरे को हटाती हैं और पानी और ग्लूकोज जैसी ज़रूरी चीज़ों को वापस सोख लेती हैं। अब इसकी तुलना पौधों के तरीकों से कीजिए, जो बहुत ही अनोखे हैं। उनके पास किडनी नहीं होती, इसके बजाय वे बस अपना कुछ कचरा अपनी पत्तियों में जमा कर देते हैं और फिर उन पत्तियों को ही गिरा देते हैं। कितना सरल और असरदार तरीका है ना? ये फिर से दिखाता है कि जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के कितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये सब हमें हमारे शुरुआती सवाल पर वापस ले आता है, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ के साथ। अगर जीवन को परिभाषित करने वाली चीज आणविक गति है, तो वायरस के बारे में क्या? वे अपने आप में तो बिल्कुल बेजान होते हैं। वे जिंदा तभी होते हैं जब वे किसी सेल पर कब्जा कर लेते हैं। तो क्या वे जीवित हैं या वे जिंदगी के किनारे पर मौजूद कुछ और हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी जीव विज्ञानी एकमत नहीं है। अंत में शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन कोई चीज नहीं है, ये एक क्रिया है। ये कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि टूट-फूट और बिखराव की ताकतों के खिलाफ एक लगातार चलने वाला, ऊर्जा से भरा संघर्ष है। ये एक नाजुक, जटिल डांस है जो हर जीवित चीज के अंदर हर पल होता है। और शायद यही जिंदा होने का असली रहस्य है।